नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और हाईकोर्ट की परीक्षा के संबंध में हम आरओ का जो प्रश्न पत्र है उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट में हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन और जनसांख्यिकी के जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, जो आपके पूछे जा चुके हैं पिछले एग्जाम्स में। और आप सॉल्व करिए, देखिए आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं। और इनके साथ में हम आपको डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी करवा रहे हैं, जिससे कि आपके आने वाली जो परीक्षाएँ हैं तो उनमें जो भी संभावित प्रश्न बन सके उनके उत्तर भी आपको यहाँ से मिल सके आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। आपका 7 जनवरी को जो सेट हुआ था सेकंड शिफ्ट में, प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इन इंडिया द बैंक का नाम था नाबार्ड, डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू, यानी कि भारत में नाबार्ड बैंक निम्न में से किसे पुनः वित्तीयन उपलब्ध नहीं कराता है। तो यहाँ पर रीफाइनेंस यानी कि आपका पुनः वित्तीयन की बात की जा रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड का जैसा कि नाम लिखा हुआ है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, इतने शब्द याद रखने हैं आपको 3। इसी से इसका जो उद्देश्य है वो आपको क्लियर हो जाएगा, भूलेगा नहीं। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना के लिए पहले एक्ट बनाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि अधिनियम। तो अधिनियम बनता है आपका 1981 में, और फिर 1982 में इसकी स्थापना होती है शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और किस डेट में होती है, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। मंत्रालय की बात करें तो जो वित्त मंत्रालय है तो उसके अंतर्गत ये एडमिनिस्टर होती है। और इसका विज़न क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये रहता है कि विकास के कार्य करना। और कहाँ पर करना? मुख्यतः आपका जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर। और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर क्या होता है, गांव के विकास के संबंध में जो भी वहाँ पर कुटीर उद्योग होंगे उनको मजबूती प्रदान करना, उनको विकसित करना, और जो कृषि के क्षेत्र में है उनके लिए। और ये क्या करते हैं, कुछ लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर रीफाइनेंस की बात कही गई, यानी कि पुनर्वित्तीयन, दोबारा वित्तीयन। तो यहाँ पर जो आपका बैंकों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर बैंक की बात कही जा रही है, तो सिर्फ हम बैंक पे फोकस करेंगे। तो अनुसूचित व्यवसायिक बैंक इन्हें प्रोवाइड करवाता है लोन, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इन्हें भी प्रोवाइड कराता है, और राज्य भूमि विकास बैंक इन्हें भी प्रोवाइड कराता है। जो आयात निर्यात बैंक हैं इनको लोन नहीं प्रोवाइड कराता, यानी कि पुनर्वित्तीय नहीं प्रोवाइड कराता है। इसको आप क्या बोलते हैं, आयात निर्यात बैंक। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं प्रश्न जो अगला पूछा गया आपसे कि इन विच ईयर वाज द इंडियन रूपी डीवैल्यूएटेड 2 टाइम्स विद इन अ मंथ, यानी कि किस वर्ष में भारतीय रुपया 1 माह के अंदर 2 बार अवमूल्यन हो गया था। यहाँ पर इंडियन रुपी, भारतीय रुपये की बात कही जा रही है। यहाँ पर फिर एक शब्द लिखा हुआ है कि डीवैल्यूड, यानी कि अवमूल्यन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अवमूल्यन क्या है। अवमूल्यन का मतलब ये हो जाता है कि उसके मूल्य को गिरा देना। अब हम यहाँ पर आपसे कहें कि मूल्य, तो आप क्या करोगे कि ये 10 को या 50 को 100 को ऐसे कंपेयर करोगे। इसका मूल्य इस तरीके से निर्धारित नहीं होता है। मूल्य ये होता है कि हम कोई चीज़, मान लेते हैं हम कोई नोट लेकर के गए, इस समय मान लेते हैं कि हम ये 100 रुपये का नोट लेकर के जाते हैं बाज़ार में। तो इस बाज़ार में इस नोट को ले जा कर के हम कितनी ज़्यादा वस्तुएं खरीद पाते हैं, और तो ये दर्शाता है कि ये उस जो मुद्रा है या मूल्य वो रुपया है तो उसका मूल्य कितना है। साफ साफ शब्दों में आम भाषा में समझें तो यहाँ पर रुपए की औकात देखी जाती है। औकात मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर पर्सन एक्स है, यहाँ पर्सन क्या है आपका एक वाई है। अब दोनों एक जैसे हैं, दिखने में लगभग एक जैसे हैं, फिजिकल बॉडी एक टाइप के हैं, लेकिन होता है कि यहाँ पर क्या देखते हैं, अब उनका मान देखें तो वो कितने किलो के, इससे नहीं होता। क्या करते हैं कि सामने वाले की या इनके सामने इनकी औकात कितनी है। तो यही चीज़ यहाँ पर मैटर करती है कि जब विदेशों से लेन देन होता है, यानी कि आयात निर्यात होता है, तो उनके मुकाबले में जो भारत की मुद्रा है उसका मूल्य कितना है। तो अवमूल्यन इसलिए किया जाता है जिससे कि कोई भी देश अवमूल्यन तब करता है, या फिर इसलिए किया जाता है कि वहाँ की मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा, तो वहाँ से जो माल जो है वो बाहर जाने लगेगा, और
क्या हो जाएगा, आना कम हो जाएगा। इसी भावना के साथ में ये अवमूल्यन किया जाता है, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि माल बाहर जाएगा, और आयात हतोत्साहित होगा, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें खरीदेंगे तो डॉलर के बदले, यहाँ पर डॉलर के बदले जो रुपया पे करेंगे तो हमें ज़्यादा रुपया पे करना पड़ेगा। तो भारतीय लोग क्या करेंगे, सामान कम खरीदेंगे, लेकिन बाहर के लोगों के लिए हमारा सामान क्या सस्ता हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बिकने लगेगा। तो इसी के लिए मुख्यतया अवमूल्यन किया जाता है। तो ये अवमूल्यन हो जाता है। 1991 में यानी कि 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन 2 बार हुआ। एक होता है आपका 1 जुलाई को और दूसरा होता है आपका 3 जुलाई को। तो ये 2 बार हो गया। इससे पहले अवमूल्यन आपका हो चुका है, ये आपका अवमूल्यन था तीसरी बार। तीसरी बार जब हुआ तो ये 2 चरणों में हुआ। इससे पहले आपका अवमूल्यन हुआ है 2 बार। तो वो किस किस साल में हुआ आपको बताना है। बाकी के इन सारे प्रश्नों के उत्तर या डिटेल्स आपको जो नोट्स मिलेंगे एग्जाम के लिए, उनमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर विकल्प, यहाँ पर जो आपका बी दिया गया है ये सही उत्तर हो जाएगा। 1991 में जो अवमूल्यन हुआ ये 2 बार हुआ था। यहाँ पर जो 1991 में क्या हुआ था कि एक और रिफॉर्म हुआ था। कौन सा, आर्थिक सुधार हुए थे 1991 के, जिनको आप जानते हैं LPG रिफॉर्म या फिर सुधार, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। ये आर्थिक सुधार आपके 1991 में किए गए। क्या आपको पता है कि ये जब ये आर्थिक सुधार हुआ 1991 में, तब आपके देश के प्रधानमंत्री कौन थे और वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, और आपके देश के उस समय राष्ट्रपति कौन थे? इससे जो पिछले वाली क्लासेस हैं ये क्वेश्चन सारे हम करवा चुके हैं और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ स्टार्टेड क्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। यहाँ पर योजना भी साथ साथ हम कवर कर रहे हैं, यानी कि भारत के किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले देख लेते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है क्या। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जब शुरू किया गया तो इसका मतलब ये होता था कि किसी एक राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के जितने कि 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िलों में उन ज़िलों की अपनी अपनी यूनिक आइडेंटिटी क्या है उत्पाद के मामले में, जो वो चीज़ बना सकते हैं। तो उन्हीं से क्या होगा, उन चीज़ों को जाना जाएगा उस ज़िले के नाम से। वहाँ इससे क्या होगा कि जो वहाँ पर स्थानीय लोग वो सामान बनाएंगे, कोई भी सामान हो सकता है, तो उससे उनको रोज़गार मिलेगा और उस सामान को बेचने के लिए उसकी ब्रांडिंग हो सकेगी और उसके लिए बाज़ार मुहैया कराया जा सकेगा। तो इस उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई। और तो इसमें क्या कौन सा विकल्प सही होगा, तो विकल्प बी आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अब हो सकता है आप एग्ज़ाम में डेट पूछ ले, तो डेट थी आपकी 24 जनवरी को, 24 जनवरी था और आपका साल था आपका 2018। उसके बाद में इस जो योजना रही है उत्तर प्रदेश की, इसकी सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे अपना लिया। फिर उसके बाद में इन्होंने फिर अलग अलग राज्यों में यानी कि देश में लागू करना शुरू किया। बाद में इसको पूरे देश में लागू किया गया कह सकते हैं। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना आपकी उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई। अब 24 जनवरी यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताना है। बाकी की डिटेल मैंने जैसे बताया आपको मिल जाएगी नोट्स में। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अब जितने आंकड़े यहाँ पर पूछे जा रहे हैं वो सारे आंकड़े यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार हैं, क्योंकि अभी तक इसके बाद जनगणना नहीं हुई, उसके आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प हो जाएगा वो विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि 31.16% ये आपकी शहरी जनसंख्या है। और अगर बात करें यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या की, तो वो आपका हो जाता है 68.34%, यानी कि 68.34% ये ग्रामीण जनसंख्या हो जाती है।
और इसी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर भारत का जो जनसंख्या घनत्व है कह सकते हैं या जनघनत्व वो कितना है, तो घनत्व आपको याद रखना है वो है आपका 382 व्यक्ति कितने प्रति वर्ग किलोमीटर, ऐसे याद रखना है। अब हमने भारत की तो बता दी, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। एक और क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, आपको पता करना है। फिर देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है, जो नहीं है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि दिया गया है कि इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये विकल्प सही है। और राज्य के जो सभी मुख्यमंत्री होंगे और जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहाँ के उपराज्यपाल होंगे, तो इसके सदस्य होंगे, तो यह विकल्प भी सही है, ये बात सही है। फिर लिखा हुआ है, अगर डी पे फोकस करें कि नीति आयोग 2015 में स्थापित किया गया था, तो यह विकल्प भी सही है, तो ये 3 विकल्प सही हो जाते हैं। अगला जो यहाँ पर दिया गया है कि विकल्प सी कि यह देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता है, तो ये गलत हो जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं आपका नीति आयोग तैयार नहीं करता है। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसका गठन आपका 2015 में किया जाता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया या बनाया गया। और यह है क्या, यह सरकार का एक थिंक टैंक है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और सीईओ के बारे में बात करें तो भारत सरकार के सचिव के पद पर निश्चित कार्यकाल के लिए किसके, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर देख लेते हैं कि पदेन सदस्यों में कौन कौन होता है। तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य शामिल होते हैं। एक और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आपका प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना इनका काम है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया कि सेंसस पे ही जो क्वेश्चन बेस्ड था कि सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डन आफ्टर एवरी, यानी कि भारत में जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। तो ये आप सबको पता है कि यह 10 साल बाद होती है। भारत में अगर बात करें कि सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो वो 1972 में हुई थी। किसके काल में हुई थी, तो ये लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। उसके बाद में जनगणना हुई थी आपकी 1881 में, तो यह नियमित जनगणना मानी जाती है और यह रिपन के काल में हुई थी। उसके बाद में जब लगातार क्या हो 10 साल के अंतराल पर जनगणना होती रही। जो 2011 की जनगणना है यह आपकी 15वीं जनगणना है। एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जो भारत में जो आपकी जनगणना है उसके पितामह या फादर कौन कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में बिठा के चलना है और इसका जवाब आपको नोट्स में मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू वर्क आउट द सेक्स रेशियो इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित सूची में से भारत में लिंगानुपात का आधार कौन सा है। अब यहाँ पर लिंगानुपात देख लेते हैं क्या होता है। लिंगानुपात ये होता है कि पहले क्या करते हैं कि जब जनगणना करते हैं या आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो महिलाओं के कंपैरिजन में आपके जो पुरुष हैं उनको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है कि कितनी महिलाओं पर कितने पुरुष हैं, वही यहाँ पर अनुपात होता है, यही निर्धारित होता है कि पुरुष ज़्यादा हैं और महिलाएं कम हैं। ऐसी प्रवृत्ति क्या है अधिकतर देखी जाती है जनगणना के आंकड़ों में, अधिकतर, हमेशा नहीं अधिकतर। अब यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा, तो जैसा कि हमने क्या बोला कि महिलाओं के बेसिस पे, तो विकल्प बी में देखिए आप क्या लिखा होगा कि महिलाओं से को ऊपर रखा जा रहा है और फिर पुरुषों को नीचे रखा जा रहा है, यहाँ पर आपके जो पुरुष हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका 100 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो ये 100 लिखा हुआ ये आपका 100 हो जाएगा। ये टाइपिंग एरर है, तो ये आपका विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। बस यहाँ पर 100 कर लेना है इंटू में। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था।
फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि विच एमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया, यानी कि निम्नांकित सूची में से भारत का, सूची तो यहाँ नहीं होगा, जो ऑप्शन है उसमें से होगा, तो निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से। तो सिक्किम जो हो जाएगा विकल्प ए, ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। इसके बाद में कौन, इस मतलब सिक्किम के बाद में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन होगा, नीचे से टॉप तो ये करेगा, फिर नीचे से दूसरे नंबर पर कौन होगा, ये इन तीनों में से कोई एक होगा, आपको बताना है। ये फिर यहाँ पर देखते हैं, अब क्वेश्चन आ ही गया सिक्किम को लेकर के, तो सिक्किम की लोकेशन आप इंडियन मैप यहाँ पे देख सकते हो, भारत के मैप पे। अब देखते हैं कि सिक्किम कितने देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। वो 3 देशों के साथ में करता है। पहला आपका नेपाल हो जाता है, दूसरा जो पहले तो तिब्बत कहते थे अब चीन कहते हैं, तो ये दूसरा हो जाता है आपका चीन के साथ में, और तीसरा जो साझा करता है वो भूटान के साथ में। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि कितने भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो आप देख पा रहे हो कि ये सिर्फ यहाँ पर ये देखो बाउंड्री है, तो ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल क्या है आपका, एक ये वाला राज्य जो हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ तक पश्चिम बंगाल ही रहता है, फिर यहाँ पर ये असम आ जाता है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया प्रश्न था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स लॉन्च्ड क्या सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर द एम्प्लॉय ऑफ एमएसएमई सेक्टर, यानी कि एमएसएमई क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए किस बैंक के द्वारा सुरक्षा सैलरी अकाउंट का शुभारंभ किया गया था। इतने बैंक्स के नाम दिए गए थे। अब हम ये देख लेते हैं कि एमएसएमई के बारे में डिटेल की होता क्या है। तो अगर एमएसएमई की बात करें तो इसको बोल सकते हैं कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो एमएसएमई का फुल फॉर्म हो जाता है। और हिंदी में समझते हैं इसको, तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, स्मॉल का मतलब होता है लघु, और मीडियम का मतलब हो जाता है मध्यम, और इंटरप्राइजेस आपके उद्यम हो जाते हैं। तो एमएसएमई के बारे में, एमएसएमई का नाम क्या होता है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब इसके लिए एक मंत्रालय है भारत सरकार का, कौन सा, एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई मिनिस्ट्री कह सकते हैं। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री कैसे अस्तित्व में आया, तो 2007 में आपका लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, इन दोनों को आपस में विलय कर दिया गया, और उसके बाद में क्या बना आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय बनाया गया। इसके लिए अधिनियम की बात करें तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम बनाया गया आपका 2006 में। इसका काम क्या होता है, तो एमएसएमई को लेकर के जितने भी चीज़ें होती प्रभावित करने वाली उन पर ध्यान देता है। और इस एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की गई है, जो क्या करता है उद्यम यानी कि इंटरप्राइजेज की जो अवधारणा या कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन करता है। और फिर ये एमएसएमई की जो प्रतिस्पर्धात्मकता को है उसको बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाता है। तो ये अधिनियम इसीलिए बनाए ही जाते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे वो आपके क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आपका पोर्शन था जो इकोनॉमिक्स और आपका था जनसंख्या या फिर कह सकते हैं जनसांख्यिकी के संबंध में। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे पोर्शन में या पार्ट्स में चीज़ें कवर कर रहे हैं जिससे कि आसानी से चीज़ें कवर हो सकें। और इस पेपर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो अगले वीडियो में आपको अगली क्लास या लेक्चर में मिल जाएगा। और इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो बाकी डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बाकी चीज़ें सारी आपको प्रोवाइड होती रहेंगी।